हमारे साथ जुड़े हैं देवेंद्र चौकसी सर, एमडी हैं डीआर चौकसी से। देवेंद्र सर, गुड मॉर्निंग सर। आफ्टर वेरी गुड लॉन्ग मॉर्निंग। टाइम आपसे मुलाकात हो रही है सर, ऑन एयर। थैंक यू सर। सर, आज बहुत बड़ी खबर जो कि फेड की देखने के लिए मिली हमें। हमने देखा कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो उन्होंने एक्सपेक्टेड लाइन पर किया, लेकिन जो उनके डॉट प्लॉट्स थे वो थोड़े से मार्केट को डिसअपॉइंट कर गए, क्योंकि उन्होंने जो 2026 के लिए और 2025 के लिए जो रेट कट की एक्सपेक्टेशंस दी है वो करीब 50 बेसिस पॉइंट की ही थी, रह गई है। सर, कैसे देख रहे हैं मार्केट, कितना डिसअपॉइंट होगा और इसको कैसे रीड करें आगे? थैंक यू विवेक, आपके शो में मुझे शामिल करने के लिए। प्लेजर सर। आई थिंक मार्केट बहुत जल्दी कुछ रीड नहीं करना चाहेगा। आई थिंक स्टेप बाय स्टेप प्रोबेबली आई थिंक मार्केट ये हॉकी स्टांस जो दिया है फेड ने, उसके लिए आई थिंक मार्केट थोड़ा बहुत डेफिनेटली आई थिंक उसको स्टेप बाय स्टेप देखना चाहेगा। बट एक चीज इसके अंदर डेफिनेटली उभर के आती है कि कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट ऑन द करेंसी एज ए फर्स्ट इम्पैक्ट आई थिंक विच इज, हम लोग इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर डॉलर स्ट्रांग होता है और रूपी वीक होता है बिकॉज ऑफ द फेड कट ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो उसका मीनिंग ये होता है कि इंडिया का जो इंपोर्ट का बिल है, ट्रेड डेफिसिट है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर। तो शायद आई थिंक दैट में कम इन द वे बिकॉज गवर्नमेंट को ये करेंसी डेप्रिशिएट होती है, उसके सामने डिस्कम्फर्ट हो सकता है। मे बी कमोडिटी के दाम जो है वो सबसे पहले इम्पेक्ट कर सकते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर, और हमारे देश के अंदर उतना इंटरेस्ट रेट इमीडिएटली कट न हो पाए बिकॉज ऑफ दिस कमोडिटी प्राइसेस गोइंग अप ड्यू टू दिस एडवर्स इक्वेशन व्हिच इज हैपनिंग। तो ये एक थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन जरूर रहेगी। दूसरी चैलेंजिंग सिचुएशन है मार्केट पर्सपेक्टिव से देखें तो, कि मार्केट के जो अंदर जो ट्रेडर है, वो ट्रेडर ये मार्केट के अंदर से एक बार पैसा निकालना चाहेगा, और वो पैसा वो निकाल के डॉलर एसेट में लेके जाएगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इजीली अंडरस्टूड, एंड पर्टिकुलरली यील्ड बेयरिंग एसेट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसेट्स, उसके अंदर शायद ज्यादा लेके जाएगा पैसा। ऐसा एक नियर टर्म में सिचुएशन हो सकता है। सो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हम ये हिसाब से गिन रहे हैं कि नियर टर्म के अंदर मार्केट का जो मोमेंटम बना है, वो मोमेंटम डेफिनेटली आई थिंक ब्रेक हो रहा है। And at the same time, a pool of traders in our market, particularly individual traders, जिन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी के अंदर मोमेंटम बेस्ड पोजीशन बना के रखी है, दे आर द वंस हु आर गेटिंग स्टक इन दिस मार्केट नाउ, क्योंकि उनको आइदर एग्जिट लेना है और पैसे जब छुटे करने हैं। तो मे बी आई थिंक वहां पे इम्पैक्ट सबसे ज्यादा डैमेज होती है हमें दिख रही है। बट अदरवाइज आई थिंक दिस मार्केट टेक्निकली हैज स्टार्टेड बिकमिंग लिटिल बिट वॉबली। जो हिसाब से करंट आपके व्हाट यू कॉल वोलेटिलिटी जो मार्केट के अंदर है, वो हिसाब से काफी हद तक मार्केट के अंदर वॉबली सिचुएशन हुई। तो ये थोड़ा ट्रेडर्स के लिए मार्केट इतना कंड्यूसिव नहीं है। नॉर्मली ट्रेडर्स के लिए मार्केट कंड्यूसिव तब होता है कि जब भी उसको एक मोमेंटम मिले या मोमेंटम ब्रेक हो चुका है। तो थोड़ा बहुत आपको संभालना जरूर पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो मैं दोनों तरीके के व्यू साथ साथ में देता हूँ, ट्रेडर्स के लिए डिसएडवांटेज तो इन्वेस्टर के लिए एडवांटेज है। ये भी आपको साथ में आई थिंक हम इन्फॉर्म कर सकते हैं। जी सब, मार्केट अभी तक ये सोच रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इंडिया को बड़ा फेवर करेंगे और ये एक सबसे बड़ा फ्यूल होगा। लोग 20 जनवरी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो अभी मंडे को एक स्टेटमेंट दिया कि वो तो भारत पर भी टैरिफ लगा देंगे, और वो कह रहे हैं कि भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। मैं एक बार भारत की एक्सपोर्ट डेटा और की एक्सपोर्ट किस किस सेक्टर में कितने हैं और एवरेज टैरिफ बाय कंट्रीज़ क्या है वो देख लेते हैं एक बार। अगर इंडिया के की एक्सपोर्ट्स देखें तो मेडिसन, गारमेंट्स, कट पॉलिश, डायमंड, स्मार्टफोन्स, इन सभी में 5 से 8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। सोलर सेल्स, श्रिम्प्स, गोल्ड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और स्टील एंड स्टील एक्सपोर्ट में भी करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर तक का एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि कौन से देश कितना एवरेज टैरिफ लगाते हैं, तो उसमें इंडिया 17% टैरिफ लगाता है अपने प्रोडक्ट्स पर, जो भी इनके इंपोर्ट वगैरह होते हैं। यूएसए केवल 3.3% का एवरेज टैरिफ आता है उनका। साउथ कोरिया का 13.4% टैरिफ आता है और चाइना का 7.5% आता है। सर, अगर देखें तो इंडिया का टैरिफ ऑफ कोर्स थोड़ा ऑन हायर साइड है, और डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं, वो जो इंडिकेट कर रहे हैं
वो डेफिनेटली उनकी कंपनीज को हर्ट भी कर रहा है। लेकिन मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि ये जो 17% टैरिफ है, इसमें से जो 85% आइटम है वो नॉर्मल रेंज के टैरिफ में ही आते हैं, और बाकी अगर टैरिफ आ भी रहे हैं तो वो WTO की जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार लगे हुए हैं। यूएस हम पर टैरिफ नहीं बढ़ा सकता, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। सर, डोनाल्ड ट्रंप के आने पर इंडियन मार्केट में कहाँ कहाँ पर आपको लगता है कि डिसरप्शन होगा और कहाँ कहाँ पर लगता है कि फायदा होगा? विवेक, एक चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट और जो हिसाब से कॉमर्स मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर दोनों काम कर रहे हैं, उसके ऊपर से आपको एक विश्वास जरूर बनता है कि एडवर्सिटी हमारे वहाँ बिकॉज ऑफ अमेरिका वुड बी मिनिमम, इफ एट ऑल। आई थिंक इट हैपन्स, मिनिमम रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट काफी प्रोएक्टिव है। मैं समझता हूँ कि working with different industries for working out a corresponding solution for the tariff. एवरेज टैरिफ आप देखो, जैसे आपने बहुत सही बताया कि इंडिया 17% टैरिफ बताते हैं, बट 85% ऑफ द आइटम स्टेज मच बिलो दैट। एवरेज ब्लेंडेड टैरिफ इंडिया का 7 से 8% का है। इन सम केसेस आई थिंक इट मे हैव गॉन हायर बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री मे बी इट फॉर दैट रीजन। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ओवरऑल टैरिफ स्ट्रक्चर जो हिसाब से हम लोग ने एम्प्लॉय किया है उसके अंदर हम इतने अनफेयर नहीं है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अमेरिका। अमेरिका के अंदर हम जो आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर आई थिंक वी आर बेसिकली सप्लाइंग देम द बेसिक नेसेसिटी व्हिच दे हैव, इंक्लूडिंग मेडिसिन। तो ये चीज के ऊपर ध्यान दें कि क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर रिप्लेस करके लाना बहुत डिफिकल्ट है। डायमंड के अंदर क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव लाना बहुत डिफिकल्ट है। लाइकवाइज देयर आर मेनी अदर इंडस्ट्रीज, आई थिंक वहां पे आपको अमेरिका को भी क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव लाना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ, आई थिंक दिस इज अदर देन टैरिफ। If Indian rupee remains depreciated, then the damage happens to the investment which America has brought into the country. तो अमेरिका डेरियल अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अमेरिका को एक चीज मालूम है कि उनका जो डॉलर कंट्री के अंदर ऑलरेडी आ चुका है और जो हिसाब से वो डॉलर इन्वेस्ट हो चुका है, अगर आप करेंसी को डेप्रिशिएट देखना चाहते हो तो डेफिनेटली टैरिफ का बिजनेस करो। उससे करेंसी ज्यादा डेप्रिशिएट होगी और आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा वीक हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपका वीक हो जाएगा। मैं नहीं मानता हूँ कि फाइनेंशियल इन्वेस्टर की जो बॉडी है अमेरिका के अंदर वो चुप रहेगी। दे विल गो टू द प्रेसिडेंट एंड टॉक टू देम कि दिस इज कॉन्सिक्वेंशियली डैमेजिंग देयर ओन पोर्टफोलियो, क्योंकि करेंसी रुपी डेप्रिशिएट होने के साथ में उनका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अफेक्ट हो रहा है। तो मे बी आई थिंक दे हैव टू स्ट्राइक अ राइट बैलेंस। आज की तारीख में बोलने के लिए कोई चीज कुछ भी बोले, बट 4 साल का परफॉर्मेंस भी देना है प्रेसिडेंट को। तो फॉर सर्टेनली मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक दे विल नॉट बी इन हरी टू मेक एनी सच काइंड ऑफ मूव जिसके अंदर आई थिंक कंट्री एज अ होल विल गेट जियोपार्डाइज्ड, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एज अ होल विल गेट जियोपार्डाइज्ड। आई डोंट थिंक दैट एनी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका विल एवर डू दैट बिकॉज द डेमोक्रेसी इज एक्सट्रीमली असर्टिव ओवर। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो एक आदमी काम करता है वो सब एक्सेप्ट करेगा। वहाँ पे डेमोक्रेसी असर्टिव है, वो भी चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ज्यादातर मैं ये चीज के ऊपर बैलेंस रखता हूँ। मैं इमीडिएटली मार्केट रिएक्शन के साथ में जुड़ नहीं जाता हूँ ये चीज के अंदर। बिल्कुल सर, लास्ट टाइम भी आई रिमेंबर वो हार्ले डेविडसन को लेकर काफ़ी कुछ इमोशंस उनके बाहर आए थे और उन्होंने बोला था कि वाई इंडिया इज़ इम्पोजिंग दैट काइंड ऑफ टैरिफ ऑन हार्ले डेविडसन। एंड अब शायद टेस्ला भी जुड़ जाएगा, क्योंकि टेस्ला भी इस तरह की प्रॉब्लम बताता रहा है इंडिया को। सर, कैसे देख रहे हैं इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट? अगर इस तरह की डोनाल्ड ट्रंप अगर 10 बातें रखेंगे तो बार्गेनर तो वो अच्छे हैं, तो वो कम से कम 2-3 चीज़ें तो अपने फेवर में करा कर जाएंगे। इंडियन ऑटो शेयर चल भी नहीं रहे हैं और इंडियन ऑटो शेयरों में एफआईज का मैं डेटा पढ़ रहा था तो अक्टूबर नवंबर में सेलिंग भी है। क्या लगता है सर इंडियन ऑटो इंडस्ट्री पे? नहीं, आई एम एक्सट्रीमली बुलिश अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। ओके। मे बी नियर टर्म के अंदर जो भी चैलेंजेस है वो चैलेंजेस है। एक चीज की चैलेंज ऐसे भी है कि आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर सपोज आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करो, वर्ल्ड के फर्स्ट 6 नेशंस को पकड़ लो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक बैटरी या स्टोरेज बैटरी की हम बात करते हैं, 77% ऑफ द टोटल स्टोरेज बैटरीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय चाइना। एग्जैक्टली 50% of the vehicles sold today in China is electric vehicles. अमेरिका की जो बैटरी बनाने की क्षमता है वो सिंगल डिजिट में है। ओके। मेनी अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड दे आर इन सिंगल डिजिट। तो आप एक चीज नक्की कर सकते हो कि अमेरिका से मैं इंपोर्ट डेफिनेटली करूंगा, बट प्रोवाइडेड इट इज अवेलेबल टू मी एट अ प्राइस, चीपर प्राइस। चाइना इज ऑलरेडी सेलिंग द लग्जूरियस मोस्ट कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल एट $40,000।
अमेरिका के अंदर आज की तारीख में बेसिक व्हीकल $40,000 में मिल रहे हैं। तो ये जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन सामने आएगी, जरूर आएगी। एंड अमेरिकन ऑटो इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग टेस्ला डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, दैट यू कैन नॉट वॉक इनटू द कंट्री विदाउट क्रिएटिंग अ मैन्युफैक्चरिंग बेस। इंडिया के अंदर डेफिनेटली आई थिंक उनको, टेस्ला को एनकरेज करने के लिए काफी इंसेंटिव्स का प्रोग्राम भी है, पीएलआई स्कीम भी है, बट आई थिंक दे विल हैव टू क्रिएट द मैन्युफैक्चरिंग बेस, दे हैव टू क्रिएट द एंसिलरी बेस। Unless that happens, pure import will not come into the country, and that is what I think both the heads of the country very well understand this. तो मैं नहीं मानता हूँ कि उसके अंदर कोई एडवर्सिटी है। मैं मानता हूँ कि ऑटो कंपनीज के लिए ऑन द होल बेनिफिट आएगा, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज इफ टेस्ला काइंड ऑफ कंपनी कम्स, इट विल कम विद अ होल बंच ऑफ एंसिलरीज which is fundamentally very important for the overall development of the industry. जी सर, आपने टैरिफ की बात की और इन्फ्लेशन की बात की, लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था कि एवरी 1% टैरिफ हाइक बाय अमेरिका वुड कॉस्ट देम 0.1% इन इन्फ्लेशन। तो अगर वो 10% टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो 1% इन्फ्लेशन तो उनके खुद के देश में बढ़ जाएगा। कल जो फेड की पॉलिसी आई है, उन्होंने 2025 में जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट किया वो 2.1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। आपको लगता है उन्होंने अभी टैरिफ हाइक अपने प्रोजेक्शंस में लिया नहीं है, या वो इस चीज़ को तो मान चुके हैं कि इन्फ्लेशन कम आने वाला ही नहीं है अंडर डोनाल्ड ट्रंप रिजीम? तो सर कैसे देखेंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, उनका इन्फ्लेशन खुद का बढ़ेगा? अगर उन्होंने इंडिया पर नहीं लगाया, मान लीजिए दूसरे देशों पर भी लगा दिया, चाइना, मैक्सिको, जिस पर वो ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, तो कैसे लगता है सर, क्या लगता है कि अमेरिका में फेड रेट कट आगे होंगे या नहीं होंगे, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा? एक्चुअली मेरा जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स है वो समझता हूँ, जो उसके अंदर मैं एक बात बताता हूँ विवेक। जब भी रेट कट होता है वो प्रक्रिया 6 क्वार्टर या 8 क्वार्टर तक चलती है। अगर आपने लास्ट क्वार्टर से रेट कट करने की प्रक्रिया शुरू की है तो मान के चलिए कि अगले 4 दिन 6 क्वार्टर तक ये रेट कट होना ही है। आइदर इट विल गेट स्लाइटली ब्रेक अप्लाई करके आप कट करोगे, या इन अ क्विक सक्सेशन आप करोगे, बट आपको रेट कट करना ही है। 25 बेसिस पॉइंट पर क्वार्टर इज नॉट रूल्ड आउट, होएगा 6 क्वार्टर तक होएगा, ऐसा मान के चलिए। और अगर एक रेट कट होना संभावित है यहाँ पे, तो साथ में आपका इन्फ्लेशन कम होना भी संभावित है। दूसरी तरफ जो वॉर चल रही है, जिसके हिसाब से इन्फ्लेशन इनडायरेक्टली बढ़ रहा है सब जगह पे वर्ल्ड के अंदर, वो वॉर को भी कंट्रोल में लाने के लिए जो नए प्रेसिडेंट की ऑफिस जब स्टार्ट होगी, आई थिंक दे विल इमीडिएटली आई थिंक स्टार्ट वर्किंग गेट गोइंग ऑन दिस एस्पेक्ट। तो ये भी एक आई थिंक अच्छा तरीका आप मान के चलिए कि आई थिंक दे विल प्रोबेबली स्टार्ट वर्किंग हेवीली ऑन ब्रिंगिंग डाउन द वॉर। वॉर कंट्रोल होती है तो एक तरफ आई थिंक अलग अलग इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, ये एक संभावित बात है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इन्फ्लेशन विल कम अंडर कंट्रोल। इट इज नॉट अ वन फॉर्मूला कि एक क्वार्टर में ये करोगे तो दूसरे क्वार्टर में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लॉट मेनी थिंग्स विल हैव टू हैपन टू ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन अंडर द कंट्रोल। So this is my understanding on the subject. मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ओवरऑल ग्रोथ एनवायरनमेंट इज रिमेनिंग कंड्यूसिव। चैलेंजेस आर देयर बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल चैलेंजेस। रिमेंबर वन थिंग कि 4 साल का काम है अमेरिकन प्रेसिडेंट का। उनको 4 साल के अंदर इकोनॉमी वापस ट्रैक पे लाके रखनी है। अगर वो नहीं रखते हैं तो नेक्स्ट टर्म के अंदर रिपब्लिकन पावर में नहीं आ सकते। तो ये चीज को भी ध्यान में रखे, दे कैन नॉट बी टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन, वो हमें मालूम है, उनको भी मालूम है। सो आई थिंक वी शुड नॉट बी गेटिंग इम्पेशेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट अबाउट इट। ठीक है सर। सर लास्ट क्वेश्चन, अब चूंकि आपने ट्रेडर्स के लिए तो थोड़ा चैलेंजिंग मार्केट बताया, सर इन्वेस्टर्स के लिए भी चैलेंजिंग है, या ये एक अच्छा मार्केट है? यहाँ पर जो प्राइस करेक्शन हुआ है इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखना चाहिए, और अगर अपॉर्चुनिटी तलाशनी है तो किन पर्टिकुलर सेक्टर्स में तलाशनी चाहिए? सी मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ओवरऑल इन्वेस्टर के लिए मार्केट अच्छा है, उनको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मोमेंटम नहीं है मार्केट में, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, मोमेंटम नहीं है। आप लास्ट 2 साल के अंदर काफी मोमेंटम एंजॉय कर चुके हो, अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस रख के बाय करके बैठोगे तो ओवरऑल आपको इन्वेस्टमेंट में, पोर्टफोलियो में ग्रोथ अच्छा आने की बहुत अच्छी संभावना है। There are many companies in financial sectors, engineering R&D sector, technology sector. I think इस जगह पे हमें आई थिंक काफी कंपनियों की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो वी फील दैट आई थिंक ओवरऑल अपॉर्चुनिटी इज नॉट लॉस्ट।
patience definitely is required. If you don't bring the patience, I think you are not investor, you are trader. जी सर, वैसे लास्ट क्वेश्चन मेरा यही था, लेकिन फिर भी मैं बजट से पहले अगर कोई थीम प्ले करनी हो, क्योंकि डिफेंस काउंटर, रेलवे काउंटर्स और रिन्यूएबल बहुत सारे काउंटर ये टूट चुके हैं अपने हाई से, तो कोई लगता है कि आपको थीम आपको ठीक लग रही है सर? थीम मत देखो, कंपनी देखो. बिकॉज ऑल थिंग्स हैव अनफोल्डेड. Individual companies with a large size capacity should be seen. Only theme will not work. ओके। ये मेरा मानना है, क्योंकि आप जो थीम की बात करो, रेलवे थीम, डिफेंस थीम, मैन्युफैक्चरिंग थीम, आईटी, चाइना प्लस वन, all those themes are already playing out in the market. ओके। What we require to see which company is now offering value propositions, and that is what I think one should be looking into. क्या सपोज 1230-35 में रिलायंस जैसी कंपनी मिलती है आपको, क्या वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है? क्या आपका इतना भाव घटा है? क्या उसका ग्रोथ बंद होने वाला है ये क्वार्टर से? तो यही क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए. अगर आपको एक क्वेश्चन फॉर्म अफर्मेटिव मिल जाए आंसर उसके, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस इज अ बाय अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉइंग द पेशेंस देयर आफ्टर. बिल्कुल देवेंद्र सर, बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, आपका अनुभव बिल्कुल अतुलनीय है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को आज इम्पॉर्टेंट डे पर अपना एक बिजी शेड्यूल से टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू विवेक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.